बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। गुड इवनिंग दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ठंडा कितना भी पड़े भैया, हम दम लेने वाले नहीं हैं और ना आपको दम लेने देंगे। बस पढ़ाई करना है तो करना है। आज के वीडियो में हम वर्ग 10th के बच्चों के लिए, जिन्हें 2023 में मेट्रिकुलेशन का एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन करके उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो लीजिए, पहला सवाल है आपके सामने। यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर नया माध्य क्या होगा? ये रहा आपका सांख्यिकी का प्रश्न। चलिए तो देखते हैं इसका सही सलूशन क्या होगा। ठीक है, 10 संख्याओं की बात हो रही है तो माना कि 10 संख्याएं, माना कि 10 संख्याएं कथी कथी है बउआ? बोला ना तभी तू साहब। x1 y तेरा लिखा था भैया। अरे वाह। x2 x3 x4 कॉमा डॉट डॉट x10। माना कि 10 संख्याएं x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x10 है। चलिए, अब कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य कितना है? तो 10 है। तो हम क्या करेंगे? 10 को जोड़ के और 10 से भाग दे देंगे तो माध्य निकल जाएगा। फिर से कह दूं, 10 संख्याओं का आपको माध्य निकालना है तो 10 संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसमें 10 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा काम। तो चलिए, 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो मैं प्रश्न से लिखूंगा भैया। आप तो प्रश्न से, मेरा प्रश्न कहता है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है। इसका मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला लिख दीजिए x10। अब 10 संख्या को जोड़ के और इसमें 10 से भाग देना होता है बुआ जी, यही तो माध्य का रूल है। और बराबर के बाद आपका कितना दिया हुआ है? 30। तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए ना। चलिए, अब 30 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो आप 1 समझना और 1 से क्या होगा? तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे। तो चलिए कर दीजिए गुना। 1 से गुना होगा तो ये रहा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x10 इक्वल टू 30 दहाई 300 बुआ सा, 30 दहाई 300। ये समीकरण हुआ 1। ठीक बुआ सा, 10 संख्याओं का जोड़फल हुआ 300। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करना है। तो चलिए, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करने पर, ठीक ना बुआ? गुना करने पर क्या हो जाएगा? प्राप्त संख्याएं। गुना करने पर प्राप्त संख्याएं। तो आपका पहला संख्या था x1, जब इसमें 2 से गुना करिएगा तो ये 2x1 हो जाएगा।
आपका दूसरा संख्या था x2, इसमें आप 2 से गुना करिएगा तो ये 2x2 हो जाएगा। तीसरा संख्या था x3, इसमें जब 2 से गुना करिएगा तो 2x3 डॉट डॉट डॉट। और 10वां संख्या था x10, इसमें भी 2 से गुना करिएगा तो 2x10 हो जाएगा। चलिए अब नया माध्य बुआ सब अब कथी निकलेगा, नया माध्य। तो नया संख्या को जोड़िए और फिर 10 से भाग दे दीजिए। तो अब क्या करोगे, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस डॉट 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 2x10, 10 संख्याओं को जोड़ दीजिए और 10 से तो भाग देना पड़ेगा। अब 2 तो सभी संख्याओं में आपको कॉमन मिल जाएगा, तो आप ले लीजिए बड़े प्यार से 2 कॉमन। अब आपको अंदर बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10 और बाटा के नीचे 10। अब हुआ 2 गुना x1 से x10 तक, x1 से x10 तक का जोड़फल कितना, तो 300। तो यहाँ पे 300 लिखिए और बाटा में 10, 1 0 से 1 0 कटा और 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60। यही है आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लेकर हम आते हैं, इसको नोट कीजिए और सेकंड क्वेश्चन सीखिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यह ज्यामिति से लिया गया एक बोर्ड मॉडल प्रश्न है बुआ, जो 2023 में निश्चित रूप से पूछना चाहिए ये सवाल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का यह एक प्रश्न है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक डायग्राम चाहिएगा, एक डायग्राम चाहिए बुआ। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया हम लोगों ने, इसका कुछ नाम रख देते हैं बड़ा प्यारा सा ABC। चलिए आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, आपके चैनल का भी नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज। भैया तो त्रिभुज का भी नाम रख दिया मैंने ABC। अब क्या करा, एक भुजा के मध्य बिंदु पे पहुंचिए। तो मान लीजिए एक भुजा हम AB को मानते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु समझते हैं कि ना, अरे महाराज 10वां में पढ़ते हैं, तनी लाज शर्म कीजिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल बीच का स्थित बिंदु। तो वो मान लेते हैं D है, तो D अगर AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना AD होगा उतना ही DB होगा, जितना AD होगा उतना ही DB होगा। इसका ही तो मतलब हुआ कि एक भुजा के मध्य बिंदु की बात हो रही थी, तो मैंने एक भुजा AB को माना और उसका मध्य बिंदु उसको मैंने D माना। अब मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर हमको रेखा खींचना है, तो यहाँ से समानांतर की बात हो रही है, तो हम BC के समानांतर ही खींच सकते हैं रेखा, या फिर AC के समानांतर भी खींच सकते हैं रेखा, आपकी मर्जी। दोनों ऑप्शन है आपके पास। D से आप BC के समानांतर भी रेखा खींच सकते हैं ऐसे मिला करके, या D से आप AC के समानांतर भी रेखा खींच सकते हैं ऐसे मिला करके। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम तो D से ये रेखा खींच दिए, इसका भी कुछ नाम रख दीजिए। मान लीजिए इसने AC को कहाँ टच किया, E पे टच किया। अब DE तो समानांतर हो गया किसके, BC के, क्योंकि यहाँ सवाल कहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मेरा एक भुजा है AB, इसका मध्य बिंदु है D, ठीक है। यहाँ से दूसरे भुजा के समानांतर, तो यहाँ पे दूसरे भुजा हमने BC को माना, तो BC के समानांतर रेखा खींचा गया। वो रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो पहला भुजा मेरा AB, दूसरा भुजा मेरा BC, तो तीसरा भुजा तो मेरा AC होगा ही होगा, और तीसरे भुजा को समद्विभाजित करती है, ये प्रूफ करना है। यानी हमें साबित करना है कि जितना
AE होगा उतना ही EC होगा। तो तीन तीन कट इसलिए मार दिए यह समझाने के लिए कि E भी AC का मध्य बिंदु है। ये हम लोगों को लेकिन प्रूफ करके बताना है। तो चलिए अब जरा हम लोग, अच्छा से रहो भैया। चलो तो दिया है कि हमें क्या क्या दिया गया है इस चित्र में, जरा आप लोग बताइए। तो हमें दिया गया है कि AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ये चीज आपको दिया गया है। देखिए मैथमेटिक्स का रिवाज है कि इसमें कुछ जानकारी आपको दिया जाता है और कुछ चीज आपसे मांगा जाता है प्रूफ करके या आंसर के रूप में, समझ रहे हैं ना। तो डी जो है, ये डी पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये डी पॉइंट जो दिख रहा है वह AB का मध्य बिंदु है। कहिएगा सर कैसे? यहाँ बोला है किसी त्रिभुज की एक भुजा के कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। तो इसलिए डी हमारा मान लिए कि AB का क्या है? तो मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर खींचा गया रेखा, तो हमने DE खींच दिया BC के समानांतर। तो मैं लिख रहा हूं DE, ये समानांतर का चिन्ह है बुआ, इसको अंग्रेजी में पैरेलल कहा जाता है बुआ। ये BC हो गया, BC। और समानांतर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। ये DE समानांतर BC का अगर कोई आपसे मतलब पूछे तो आप बताना कि DE और BC आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। यही होता है समानांतर का मतलब। समान अंतर पे ये ट्रेवल करती है, समान अंतर पर ये ट्रेवल करती है। ट्रेवल करने का मतलब चलती है, आगे भागती है। तो ये इस तरह से भाग जाएगी और ये इस तरह से भाग जाएगी, लेकिन आपस में कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगी, क्योंकि जो मुलाकात करने वाली रेखाएं होती है उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ये सब चीज़ तो आप जानते होंगे। रेखाएं कट गई तो प्रतिच्छेदी, ना कटी तो समानांतर, कट गई तो प्रतिच्छेदी, ना कटी तो समानांतर। राइट। चल, तो DE जो है बउआ, DE जो है वह BC के क्या है? समानांतर है। अब हमें सिद्ध करना है। जरा मैं लिखूं यहां कि हमें सिद्ध करना है। ये जानकारी तो हमें दी गई थी, ये जानकारी तो हमें दी गई थी। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बुआ सा? क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो DE समानांतर BC खींचा गया है, तो ये DE जो है AC को कहाँ मिलती है? E पर। तो जहाँ भी मिलती है इस AC को भी समद्विभाजित करती है, मतलब जितना AE है उतना EC है। तो हमें सिद्ध करना है बुआ AE बराबर EC। हमें साबित करना है AE बराबर EC। यही बात हम लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग इसका प्रमाण आपको दिखलाते हैं। प्रमाण। अब त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, DE समानांतर BC ऐसा दिया गया है ना बुआ। चूंकि त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या? तो BC। इसीलिए थेल्स प्रमेय से, इसीलिए कहाँ से बुआ? थेल्स प्रमेय से। थेल्स साहब का प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में अगर उसके एक भुजा से दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो
तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभक्त हो जाती है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों जो है समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, बशर्ते कि ये DE जो है BC के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो DE तो BC के समानांतर है, तो इसका अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी AD बटा DB, AD बटा DB बराबर इसका अनुपात AE बाटा EC, AE बाटा EC। अब प्यारे बच्चों यहाँ जरा ध्यान दीजिए, D जो है AB का मध्य बिंदु है, ध्यान देना। अब सवाल तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो जब D AB का मध्य बिंदु है तो क्या हम लिख सकते हैं AD बराबर DB, AD बराबर DB, ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, मैथ पढ़ते हैं तो इतना तो आपके पास जानकारी होनी ही चाहिए। यदि D AB का मध्य बिंदु है तो जितना ये उतना ये, जब ये दोनों बराबर होगा तभी तो D मध्य बिंदु होगा। जब ये छोटा बड़ा होगा तब ये मध्य बिंदु कभी भी नहीं कहलाएगा दोस्तों। तो D AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD बराबर DB, AD बराबर DB, तो AD और DB तो बराबर है। और जब AD और DB बराबर है, जब AD और DB बराबर है तो उसका अनुपात 1 होगा। इसी जगह बच्चों को हैरानी होने लगती है कि सर AD बटा DB आप 1 कैसे लिख दिए? अरे यही तो मैथ है। अब AD और DB दोनों बराबर है, मान लो AD 10 और DB 10, अब 10 में 10 से भाग दोगे तो 1 ही ना होगा। मान लो AD 20 DB 20, तो 20 में 20 से भाग दोगे, ये बटा माने भाग देना, तो 1 ही ना होगा। आया समझ में कि नहीं? आ जाना चाहिए, आशा है कि आ गया होगा। इधर आपका AE बाटा EC अपने जगह पर है और 1 के बटा में कोई संख्या नहीं, तो अपना मर्जी से 1 लिख लीजिए। अब गणित में होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे AE में 1 से गुना करोगे तो AE और EC में 1 से गुना करोगे तो EC, और देख लो सिद्ध क्या करना था भैया, AE बराबर EC, तो जो साबित करना था वो तो साबित हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि E भी AC का मध्य बिंदु है। तो इतना भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपका काम खत्म हो गया, प्रूव्ड। या आपको शौक है तो ऐसा भी लिख दीजिए कि AE जब EC के बराबर है, जब AE EC के बराबर है, इसका मतलब तो हुआ कि E AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए E AC का मध्य बिंदु है। और जब E AC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब DE जो है वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो 2 नंबर आपको दिए जाएगा भैया, घबराइए नहीं, आराम से सीखिए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद दिमाग में नोट करते रहिए। चलिए, तो आज के इस वीडियो का तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, दिखाएं कि बिंदुएं 3,3, H,0 और 0, के संरेखी हैं, तो सिद्ध करें कि 1/H प्लस 1/K बराबर 1/3। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ एक अति महत्वपूर्ण बात। संरेखी शब्द का मतलब समझिए। देखिए, 2 बिंदु तो हमेशा संरेखी होता है। 2 बिंदु आप समतल में कहीं भी ले लो, वह ऑलवेज संरेखी होता है। संरेखी का अंग्रेजी वर्ड होता है कोलिनियर, ठीक है। लेकिन जब 3 बिंदु का बात आता है तो वह संरेखी हो भी सकता है और संरेखी नहीं भी हो सकता है। कहिएगा सर हम समझे, मुझे नहीं।
और इसे थोड़े समझ जाइएगा, इसे समझ जाइएगा तो तब बातें खराब हो जाए। देखो, एक बिंदु और दो बिंदु, ये तो एक लाइन पर आएगा ही आएगा, तो ये तो संरेखी हो ही गया। लेकिन अब तीन बिंदु है तो यहाँ पर एक लाइन पर आ भी सकता है, और तीन बिंदु है तो एक लाइन पर नहीं भी आ सकता है। तो ये वाला हो गया आपका असंरेखी बिंदु, ये हो गया असंरेखी बिंदु, ये हो गया संरेखी बिंदु। दू गो बिंदु के बारे में आप याद रखिएगा कि वह ऑलवेज संरेखी होता है, क्योंकि समतल में दू गो बिंदु आप कहीं भी ले लीजिए, उसको एक रेखा से हम जोड़ सकते हैं। दू गो बिंदु आपको प्लेन में कॉपी के पन्ना पर जहां भी लेना है तहां ले लो, उसको एक लाइन के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दो बिंदु तो हमेशा संरेख होता है, तीन बिंदु संरेख हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात का जानकारी मैंने आपको यहां पर दिया कि दू गो बिंदु ऑलवेज संरेख, तीन गो बिंदु संरेखी हो भी सकता है और तीन गो बिंदु संरेखी नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो त्रिभुज बन जाएगा, अगर तीन गो बिंदु संरेखी होगा तो उसको आपस में जोड़ भी दो, लेकिन त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब तीन गो बिंदु अगर संरेखी है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं? 0। यही लॉजिक काम करेगा इस क्वेश्चन पर। नियामक ज्यामिति का यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिहार बोर्ड अक्सर ट्राई कर सकता है आपसे। तो चलिए, ये सब तो हो गया थोड़ा सा जानकारी की बात। अब हम सीधा मुद्दा पर आएंगे और प्रश्न को सोल्व करेंगे और इसका प्रूफ दिखाएंगे। ये भी मुद्दा से हटकर बात नहीं था, यह क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाला बात था। जब तक आपके दिमाग में संरेख और असंरेख का मीनिंग क्लियर नहीं होता तब तक ये सवाल आपके लिए नथिंग, कुछ नहीं था। समझ गए? तो संरेखी का मतलब दिमाग में रखिएगा कि तीन गो बिंदु एक लाइन पर होना चाहिए। चलिए, तो मान लो जब तीन गो बिंदु एक लाइन पर है तो एक बिंदु है 3,3, एक 3,3 है, इसको A कहो। एक बिंदु है H,0 तो इसको B कहो, और एक बिंदु C है, करने गया हो भैया 0,K, तो ये 0,K हो गया। अब इसको हम समझते हैं x1 y1, इसको हम समझते हैं x2 y2, और इसको हम समझते हैं x3 y3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे सामने तीन गो बिंदु हैं। तीनों बिंदु जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको अपने तरफ से हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 लिखकर सूचित किया, डिनोट किया। अब जब ABC संरेखी है तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब कह दे क्वेश्चन में कि तीन बिंदु संरेखी है या संरेख है, इसका मतलब यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। मतलब त्रिभुज तो बना ही नहीं, तो क्षेत्रफल कहाँ से खोजते हैं? क्षेत्रफल 0 हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा नियामक ज्यामिति में, 1/2 x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 गुना y3 माइनस y1 प्लस x3 गुना y1 माइनस y2, और ब्रैकेट को बंद करिए, और बराबर के बाद आपका क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। चलिए, तो बराबर के बाद 0 चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बउआ? x1 y2 y3 अगड़म बगड़म टगड़म है, इस सब का मान आपके सामने गिवन है, दिया गया है। मान बैठाना आपका काम है। तो नहीं बोलिएगा, आप ही के हिसाब से बोलिए। तो बउआ x1 का मान बोलिए, हाँ सर 3
बड़ा अच्छा बोल दिए आप। y2 का मान, y2 के सामने 0, हाँ बहुत अच्छा मान बैठाते हैं आप। y3 का मान, तो y3 के सामने k है तो यहाँ पर k लिख दीजिए, प्लस x2 के सामने आपको h दिख रहा होगा, y3 के सामने भी आपको k दिख रहा होगा, ठीक ना, माइनस y1 के सामने आपको 3 दिख रहा होगा। बस मान बैठाइए ना, x3 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 3 माइनस y2 का वैल्यू 0। यहाँ से ब्रैकेट बंद कीजिए और बराबर के बाद क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब बउआ ये वाला पद तुम्हारा खत्म हो गया, ये वाला पद खत्म हो गया। कहिएगा सर क्यों? देखिए 0 से आप 3 में गुना करिएगा तो आपको 0 मिलेगा, और 0 जोड़ने से तो कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं, तो 0 गुना समथिंग रिजल्ट विल बी 0, और ये वाला पद 0 हो गया तो बात ख़त्म। अब हम लोग इस साइड लिखने का काम करेंगे। तो ये जो 1/2 है, 1/2 जो यहाँ दिख रहा है वो बराबर के बाद जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं 3 में माइनस k से गुना होगा, 3 में माइनस k से गुना होगा तो माइनस में 3k। चलिए h में k से गुना होगा तो hk, h में -3 से गुना होगा तो माइनस में 3h, और ये तो बोले थे कि ख़त्म हो गया तो हो ये गया। 1/2 बराबर के बाद जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 0 तो पहले से था, 2/1 पलट गया उधर जा कर के। आइए अब प्यारे बच्चों आपके पास बचा क्या, -3k प्लस hk माइनस 3h, 0 से गुना हुआ 2 में तो ये भी 0 हो गया। अब ये प्लस वाला hk को इधर ही रहने दो, और -3 के बराबर के बाद गया तो +3k, अब -3h बराबर के बाद गया तो प्लस में 3h, ठीक है। अब क्या करो, बउआ 3hk से दोनों पक्षों को भाग दे दो। मैथ का रूल है कि दोनों साइड्स में सेम नंबर से हम गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो चूंकि हमें 1/3 लाना है ना, तो 1/3 को मद्देनजर रखते हुए अभी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3hk से का करने पर बउआ, भाग देने पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3hk। अब आप लोग कहिएगा कि सर आप कैसे जानते हैं कि 3hk से ही भाग देना है? अरे बकलोलवा, hk में hk से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, अब बाटा में 3 बचले रह जाएगा, 1/3 लाना है। ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं? तो क्वेश्चन के हिसाब से न जवाब देना होता है। तो जब क्वेश्चन में तो ओपन करिए दिया है कि हमको 1/3 लाना है, तो जब हम 3hk से भाग देंगे hk में तो hk से hk खत्म, 1/3 बच जाएगा। ये आ जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे यही से जानते हैं, और कैसे जानते हैं? चलो तो 2 तो भाग तनी फटाफट रे चला सा। तो hk में 3hk से भाग दिए रे बउआ सा, 3k बाटा में 3hk प्लस 3h बाटा में 3hk। अब काटने वाले को काटो, h से h, k से k, 3 से 3, k से k, 3 से 3, h से h। अब कथी बचा तनी साफ से लिखो ना। हाँ, यहाँ बचा, टोटल कटने का मतलब 1 बचा,
अब बाटा में एच दिख ही रहा होगा, एकदम साफ से दिख रहा होगा। यहाँ टोटल कटा तो एक बचा, अब बाटा में यहाँ के बचा हुआ है, दिख ही रहा होगा। अब बराबर ई बराबर, यहाँ टोटल कट गया तो एक, अब बाटा में 3 बच गया कि नहीं बच गया, देख लो। 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका प्रूव्ड लिख दीजिए, या हिंदी मीडियम में सत्यापित लिख दीजिए, चाहे प्रमाणित लिख दीजिए, आपको जौन शौक करे तौन लिख दीजिए। चलिए, तो चौथा सवाल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और दिमाग में तो नोट करके ही जाइएगा परीक्षा देने। चलिए, तो आज के लिए सवाल नंबर 4, करिएगा विचार। हंसते रहिए भैया। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों के योग 3n + 8 अनुपात 7 + 15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। अगर ये सवाल आया तो 5 नंबर का होगा, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में होगा, हालांकि ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, लेकिन इसकी कीमत है कि ये सवाल अगर बिहार बोर्ड आपसे पूछता है तो ये 2 नंबर में नहीं पूछेगा, इसकी कीमत 5 नंबर होगा, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा रहस्य है, थोड़ा सा जान है। अगर आप समझना चाहते हैं तो एकदम सतर्क सावधान होकर के सीखिए, सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं। यहाँ 2 समांतर श्रेणी की बात हो रही है। माना प्रथम एपी का प्रथम पद A1 तथा सार्व अंतर D1 है एवं दूसरे एपी का प्रथम पद, बोलिए कथी होगा, दूसरे एपी का प्रथम पद, और 2 लगाओ ना इसमें, A2 तथा सार्व अंतर कथी लिखे, बोल जल्दी। अरे पहला में D1 तो दूसरा में कथी, बोलो ना महाराज, बोलो ना जल्दी, माथा कला खराब करता है। D2 है, ठीक है बउआ, D2 है। तनका बोलो तुहू सा, वीडियो देखो, यह में बोलबो करो, सीखबो करो, तकलीफ है तो प्यारा प्यारा कमेंट लिखो, ऐसे नहीं ना होगा। अरे सब सिस्टमेटिक होता है। आइए, 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग फलना चिलना के अनुपात में है। तो चलिए प्रश्न से अब आइए, प्रश्न से S1/S2, ये प्रश्न में दिया है कौन चीज, तो 3n + 8 बाटा 7n 7n + 15, ठीक बउआ सा। S1 मतलब प्रथम एपी के n पदों का योगफल, आ S2 मतलब दूसरे एपी के n पदों का योगफल, आ दोनों में अनुपात, इसीलिए बटा का चिन्ह दिए। ये तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। अब S1/S2, तो एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, n/2 × 2a + n-1 × d। एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला पढ़े हैं, n/2 × 2a + n-1 × d। तो अब मैं S1 का वैल्यू डाल रहा हूँ बउआ, n/2 × 2a1 + n-1 × d1, और बाटा के नीचे S2 मतलब दूसरे एपी के n पदों का योगफल, तो n/2 × 2a2 + n-1 × d2, जो बराबर के बाद है उसको चुपचाप लिख दीजिए, 3n + 8 बाटा 7n + 15। बउआ सा n/2 से n/2 का कहानी खत्म हो गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, तो 2a1 + n-1 × d1 बाटा 2a2 +
n माइनस वन इंटू डी टू। अब बराबर के बाद जो है सो चुपचाप लिखिए ना, 3n प्लस 8 बाटा 7n प्लस 15। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अब इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अब आइए बगल में, अब कह रहा है उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। किन के? उनके का मतलब किन के? किन के? अरे दो गो जो समांतर श्रेणी दिया गया है उन्हीं के 12वें पदों का अनुपात निकालना है, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े होंगे Tn बराबर चाहे An बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का एनवा पद जो होता है, समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है, उसके लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों बिल्कुल पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उनके 12वें पदों का अनुपात। तो पहला एपी का 12वां पद क्या होगा? तो a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी1, और अनुपात है तो बटा देंगे। और दूसर का एपी का 12वां पद क्या होगा? तो a2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी2। यही तो आप लोगों को निकालना है। हमें ज्ञात करना है a1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी1 बटा a2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a1 प्लस 11 डी1 बाटा a2 प्लस 11 डी2। हमें इसी का वैल्यू प्यारे बच्चों ज्ञात करना है। अब एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, उसको जरा दिमाग में बैठाइएगा। उसी ट्रिक का कीमत 5 नंबर मिलता है। सवाल कोई बड़का नहीं है, बस 3-4 लाइन इधर 3-4 लाइन इधर, बस छोटा ही सवाल है। लेकिन एक बात को दिमाग में आप रखते हैं जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें तो a1 प्लस 11 d1 बाटा a2 प्लस 11 d2 निकालना है। अब हमें सोचना है कि इसमें समीकरण 1 में n के जगह हम कौन सा वास्तविक संख्या डाल दें, n के जगह कौन सा वास्तविक संख्या डाल दें कि हमारा बाटा का ऊपर a1 प्लस 11 d1 बन जाए और बाटा के नीचे a2 प्लस 11 d2 बन जाए। तो देखिए 12वां पदों का अनुपात पूछा है ना, तो 12 दूनी 24 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 23 होता है। तो आपको n के जगह 23 डालना होगा। दिस इज द टेक्निक, दिस इज द ट्रिक। इसको ट्रिक कहो चाहे टेक्निक कहो। पूछा है 12वें पदों का अनुपात निकाले, तब 12 दूनी 24 और 24 माइनस 1 बराबर 23। आपको समीकरण 1 में n के जगह 23 डाल के सरल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर अब मन में आपको उठा होगा सर अगर इसी प्रश्न में कहता कि 14वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए तो मां साहब बताइए तो क्या करते? तो 14वें पदों का अनुपात कहता तो 14 दूनी 28 और ओ में से 1 घट गया तो 27 और n के जगह 27 डाल के सरल कर देते प्यारे बच्चों, आंसर मिल जाता। तो अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 के भीतर जहां जहां n दिखाई दे रहा है गिन गिन कर तहां तहां n बराबर 12 दूना 24 माइनस 1 बराबर 23 पुटिंग करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा खेल और बच गया है, देखिए उसको। समीकरण 1 में n बराबर 23 रखने पर यही जो 23 डलाता है ना वही में लड़का को बुखार छूट जाता है कि भाई 23 तो इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं था, या रख कैसे रहे हैं, ये मास्टरवा 23 कहाँ से लाया, यही तो बात है। खैर तो मैंने अपने स्तर से पूरा समझाने का प्रयास किया है कि ये 23 कहाँ से आता है, कैसे आता है। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा वीडियो देख लिए हैं तो समीकरण 1 में n बराबर 23 रखने पर अब जरा देखिए कि समीकरण 1 में n के जगह 23 रखने पर क्या क्या होता है। तो 23 माइनस 1 तो पहले से है तो इधर रहबे करेगा, तो 23 माइनस 1 तब 22 d1 हो जाएगा यहाँ, अब 22 d2 हो जाएगा यहाँ, इधर 2a1 इधर 2a2 इसी रहेगा। n हो जाएगा 3 गुना n यानी कि 3 गुना 23 प्लस 8 और 7 गुना 23 प्लस 15।
तो चलिए हम लिखते हैं रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। तो 2a1 बुआ 2a1 प्लस 2a1 प्लस, जब n के जगह 23 डालेंगे तो 23 माइनस 1 ये हो जाएगा 22d1। अब बाटा के नीचे आ जाइए तो 2a2 प्लस 22d2 अब बराबर के बाद क्या हो जाएगा बउआ, n के जगह आप डाल रहे हो 23, तो 23 तिहाई कितना होता है, गुना उना में तेज है ना आप लोग, 23 तिहाई होता है 69, 69। और 69 में 8 जोड़िएगा, 69 में 8 जोड़िएगा तो होगा कितना 77। घबराइए उबराइएगा मत कि 77 कैसे लिख दिए, यहाँ n के जगह हम 23 डाल रहे हैं तो 3 में 23 से गुना किए तो 23 तिहाई 69, अरे 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9 और 60 में 9 जोड़ दीजिएगा 69। कहिया दिमाग तेज कीजिएगा, भैया मैट्रिक पास कर जाइएगा तब, पहला ही ना तेज कर लीजिए। 3n का मतलब जब n के जगह जब n बराबर 23 डालिएगा तो 3n का वैल्यू हो जाएगा 69 और ओ में जब 8 जोड़िएगा तो 77 और नीचा 7n। अब 7n है तो 7 में 23 से गुना करना है, 7 में 23 से गुना करना है, 7 में 23 से गुना करना है। चलिए कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 7 में 23 से गुना, 7 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आ रहा है बउआ। ओ में 15 जोड़ देने का भी बात है तो 15 जोड़ दीजिए तो 5 आ 1 6, 6 आ 1 7, 176। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 176। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए बउआ, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा a1 प्लस 11d1। बाटा के नीचे आइए, फिर 2 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा a2 प्लस 11d2 बराबर के बाद 77 को तो हम 11 गुना 7 लिख सकते हैं। जरा सोचो 77 को 11 गुना 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बेशक ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और 176 को 11 गुना व्हाट क्या लिख सकते हैं, 11 एकम 11 बच गया 6 तो 11 छक 66, 16 दहाई 160 और 16 176 बिल्कुल सही है। 16 में अगर 11 से गुना करोगे ना बउआ सा तो 176 आएगा। अब 11 से 11 को कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब तुम्हारे पास बचा a1 प्लस 11d1 बाटा a2 प्लस 11d2 बराबर 7/16। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था ना a1 प्लस 11d1 बटा a2 प्लस 11d2। आपका a1 प्लस 11d1 बटा a2 प्लस 11d2 का मान 7/16 आया कि नहीं। और 7/16 को अनुपात में लिखेंगे तो 7:16 होगा कि नहीं, तो यही आंसर हो गया। अगर ये प्रश्न आया तो 5 नंबर देकर जाएगा और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। कोई तकलीफ़ हुआ होगा तो एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, समझे तो भी ना समझे तो भी। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भाई हिंदुस्तान के कोने कोने में श्रीकांत सर के वीडियो को फैलाइए, अपने जिम्मेदारी को समझिए। यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, महसूस करो ठंडा है एकदम से, स्वेटर जैकेट मतलब कितना दिक्कत होता है, बोर्ड साफ़ करने में एकदम से हाथ में पानी लगता है, कितना दिक्कत होता है। और आप लोगों को कुछ भी तो मतलब दुख दर्द महसूस होना चाहिए सर का, है कि नहीं। अरे आप ही लोग ना हमारे मददगार हैं, हमारे भगवान हैं। सब्सक्राइबर तो भगवान होते हैं यूट्यूबर के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा अपने कर्तव्य को समझिए, वीडियो को देखिए, सीखिए, कॉपी पर नोट कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। बताइए फ़ख्र के साथ कि भैया हमारे मोबाइल में इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल है। क्या तुम्हारे में है? नहीं है तो आज 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 नहीं अभी का अभी सब्सक्राइब करो। और श्रीकांत सर आते हैं
और वीडियो उनका देखो और सीखो, एकदम सरल भाषा में मैथमेटिक्स देते हैं। तो इतना हेल्प आप लोगों को करना चाहिए। बोलिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। चलिए आप अपने दिल से पूछिए कि करना चाहिए कि नहीं, तो आपका दिल अंदर से आवाज़ देगा यस सर का हेल्प हमें करना चाहिए। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। यही है मानवता, यही है जीवन, यही है संसार, यही है दुनिया, यही है एवरीथिंग। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिए और मेहनत करते रहिएगा। इस रॉफ है बुआ सा, इसको घेर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अच्छी बात है। चलिए तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि लंबी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार मैदान है, उसका भुजा निकालना है, इसका मतलब उसका लंबाई निकालना है, उसका चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है प्यारे बच्चों, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। चलिए एक आयताकार मैदान हो गया, यही मैदान है, इसका ये वाला लंबाई है, ये वाला चौड़ाई है। हमेशा लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है, ये सब चीज़ तो आप जानबे करते हैं। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए ना, इस आयताकार फील्ड का कुछ नाम दे दीजिए तो अच्छा होगा। मान लिया कि ABCD एक आयताकार मैदान है। अब मैदान का कर्ण कह रहा है, तो कर्ण तो दो गो संभव है। आप A से C को मिला दीजिए तो भी एक कर्ण मिल जाएगा, आप D से B को मिला दीजिए फिर भी आपको एक कर्ण मिल जाएगा। तो आप कोई वो मिला लीजिए, काम कर लीजिए, दोनों तो बराबर ही होता है। चलो इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं, कर्ण भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, जो बोल लो। किसी आयताकार मैदान का कर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर ज़्यादा है। छोटी भुजा तो हमको यही BC लग रहा है, तो इसको x मीटर मान लो छोटी भुजा को x मीटर मान लो। अब कर्ण तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो जब ये कर्ण जो है वह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो एकरा से 60 ज़्यादा है, तो कितना होगा? x + 60, यही तो होगा, x + 60। अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा ना, x से 60 ज़्यादा है तो x में 60 जोड़ दीजिए, वह ऑटोमेटिक x से 60 ज़्यादा हो जाएगा। अब यदि लंबी भुजा, अब लंबी भुजा तो इसका नाम है AB का जो लंबाई है, लंबी भुजा छोटकी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो एकरा से ये वाला 30 अधिक है, तो इसका मतलब ये x + 30 मीटर हो जाएगा बउआ। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये तो 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर लिख दीजिए जो जो माने हैं। माना आयताकार मैदान, माना आयताकार मैदान की छोटी भुजा, मैदान की छोटी भुजा, ठीक है बुआ। तो छोटी भुजा को मैंने x मीटर मान लिया, इसीलिए कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण जो कि इस चित्र में AC है, कर्ण AC बराबर 60 मीटर, इससे ज़्यादा था तो x + 60 मीटर हो गया। एंड लंबी भुजा यानी कि जो लंबाई है, लंबी भुजा जो कि है AB बोआसा, है ना, लंबी भुजा AB है बोआसा, तो ये हो गया x + 30 मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है और इसका तीनों भुजा आपको मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं लिखने वाला हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस साहब ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखिए
कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यही है आपका लंब BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सबका मान बैठा दीजिए प्यारे बच्चों। AC का मान बैठा दीजिए, पता है x + 60। BC का मान बैठा दीजिए बुआ, BC का मान x है, और AB का मान बैठा दीजिए बुआ, x + 30 है। सबका मान तो आप जानते ही हैं, मान बैठाइए और सरल कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC का वैल्यू, सबसे पहले AC का वैल्यू जो कि है x + 60, तो यहाँ पर मैं x + 60 का होल स्क्वायर लिखता हूँ बराबर BC का स्क्वायर, तो BC तो x दिख रहा है तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AB तो आपके पास x + 30 है तो यहाँ पर x + 30 का स्क्वायर हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 60 दूना 120x प्लस b स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 3600 होगा कि नहीं, बोलोगे तब ना सीखोगे। x स्क्वायर उतार दिया, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 30 दूनी 60x प्लस b स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर 30 गुना 30 कितना, तो 900। एगो x स्क्वायर से एगो x स्क्वायर बर्बाद हो गया, हो ना गया बर्बाद। 0 बराबर, ये दोनों को बराबर के बाद ले जाएंगे, तो x स्क्वायर पहले लिख दिए। 60 को x में 120 को x घटेगा तब माइनस में 60 को x बउआ, और 900 में 3600 घटेगा तब माइनस में 2700। अब यह एक द्विघात समीकरण हो गया, अब यह एक द्विघात समीकरण हो गया, यह एक वर्ग समीकरण हो गया। अंग्रेजी में कहें तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके दो हल होंगे, किसी भी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं, दो जीरोज होते हैं, बहुत सा नाम है, एक के चीजवा के 4 को 5 को नाम है, सबका अर्थ सेम ही होता है। तो x के दो वैल्यूज आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो मध्य पद को दो भागों में बांटिए, कैसे लिखिएगा, 90 और 30 में 60 का संबंध है, 9 27। ठीक, -60 को हम लिख सकते हैं प्लस में 30x और माइनस में 90x। बोलिए तो जरा, 30 को x में 90 को x घटेगा तब माइनस में 60x होगा, और 9 27 2700 आ रहा है माइनस में, यहाँ पे -2700 अपना जगह पकड़े हुए है। 0 = इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 30 और -90 कॉमन इन दोनों में से, तो 90 हट गया तो x बच गया, और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस बचेगा, और 2700 में से 90 कॉमन लिए हैं तो 30 बचेगा, क्योंकि 90 में 30 से गुना करिएगा 2700। 0 = अब x + 30 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x + 30 दोनों में से कॉमन हो गया, बच गया इधर x - 90। इसीलिए जब x + 30 0 के बराबर होगा तो x बराबर e + 30, अदर साइड में -30, और जब x - 90 0 के बराबर होगा तो ये -90 अदर साइड में जाकर +90। अब माइनस में तो किसी आयत का भुजा हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव कैसे होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता है, अब माइनस में कैसे जा सकता है, तो आयताकार फील्ड ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं बात को, 0 तो लंबाई चौड़ाई 0 होगा तब तो फील्ड ही नहीं बनेगा। 0 लंबाई वाला फील्ड कैसा होगा, चौड़ाई वाला फील्ड कैसा होगा, जरा सोचो ना। 0, अरे कुछ तो लेंथ, कुछ तो होना चाहिए उसका विड्थ, ठीक ना। तो माइनस में जाने का तो सवाल उत्पन्न ही नहीं होता है। हम x क्या माने थे, मैदान की सबसे छोटी वाली भुजा को x माने थे, तो x का हमारे पास आया तो 2 मान, बट एक माइनस में आया तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, अमान्य कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कि परंतु
x नॉट इक्वल टू -30। बस इतना ही लिख दीजिएगा परीक्षा में ना, तो मास्टर साहब समझदार होते हैं, उस समझ जाएंगे कि बउआ बड़ा तेज है। जब इतना लिख दीजिएगा ना कि x -30 के बराबर नहीं होगा, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर साहब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो तो मास्टर साहब हैं, तो आपके लिए भगवान है, वो तो नंबर दे के आपको पास कर देंगे। तो आप इतना लेकिन ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो जब x बराबर -30 को आपने नेगलेक्ट कर दिया, इसका मतलब सेलेक्ट किसको कीजिएगा, तो 90 को सेलेक्ट कीजिएगा। तो इसीलिए x बराबर आपका 90 मीटर हो गया। तो आपका जो फील्ड का जो चौड़ाई है वो 90 मीटर हो गया, और उसका जो लंबाई है वो 90 + 30 यानी 120 मीटर हो गया। तो क्या करना था, मैदान की भुजाएं निकालना था, यानी कि आपको BC निकालना था और AB निकालना था। तो इसीलिए BC तो हो ही गया 90 मीटर, क्योंकि BCA को ना x माने थे और x का मान 90 आया, तो BC तो 90 मीटर का हो गया। और AB को क्या माने थे, तो x + 30, तो x का मान कितना लाए हैं, 90 लाए हैं, तो 90 में 30 जोड़िएगा तो 120 ना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए तथा सत्यनारायण स्वामी के क था। तो AB बराबर x + 30, तो x + 30 लिख दीजिए यहाँ पर बउआ, और x का मान 90, तो 90 + 30 कुल मिलाकर 120 मीटर। फ्रेम से बाहर नहीं न गया, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, नहीं गया। चलिए, तो ये था आज का क्लास। प्यारे बच्चों, 10वां क्लास के सभी छात्र छात्राओं को श्रीकांत सर के तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और 100% आपको मेरे वीडियो का लाभ मिलेगा। न वाली बात हो ही नहीं सकती है। अगर आप परीक्षा से पहले मेरे एक एक वीडियो को देखकर परीक्षा देने जाएंगे तो मैथमेटिक्स में भैया नंबर नहीं आएगा, बम्पर नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव अभी तक 110 अपलोड कर चुके हैं और सब्जेक्टिव भी बहुत सा अपलोड कर दिए भाई, धीरे धीरे में उसका काउंटिंग तो नहीं किया है, मतलब रजिस्टर में होगा, मेंटेन करते हैं सब, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा। क्रैश कोर्स 10th क्लास के नाम से उसको अपलोड करते हैं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। बस इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट को क्या कहते हैं, दबाइए, है ना, और आपके सामने प्लेलिस्ट में सब आ जाएगा। उसमें जहाँ भी क्रैश कोर्स 10th मिले, बस आपके लिए वही उपयोगी वीडियो है, उसको आप आराम से देख जाइए कि अभी तक हम कितना वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं। तो अच्छा से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा और लाना ही है मुझे। और 2023 में अपने माता पिता को अच्छा रिजल्ट गिफ्ट कीजिए। इससे अच्छा तोहफा हो क्या सकता है एक माता पिता के लिए कि उनका बच्चा अच्छे नंबर से पास कर जाए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो वो मेहनत एक न एक दिन रंग लाता है ज़रूर। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप तन मन धन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करें और आप अपने फ्यूचर को अच्छे डायरेक्शन में ले जाए और भारत का एक अच्छा जेंटलमैन बने। तो फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स।